हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों क्या आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की राजस्थान से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके सिलेबस में राजस्थान का जीके आना स्वाभाविक है। और राजस्थान के जीके में कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति और राजस्थान की राजनीति। इनके अलावा कुछ मैटर बचता है, वो करंट में चला जाता है दोस्तों। तो करंट का वेटेज भी होता है कुछ, उसमें अर्थशास्त्र वगैरह वगैरह उसमें चला जाता है। वैसे काफ़ी अर्थशास्त्र व भूगोल में भी समाहित हो जाती है, लेकिन ये जो 4 पार्ट मैंने बताए हैं ये राजस्थान का जीके है उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। और इसमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति है, इसका तो कहना ही क्या। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित बहुत ही शानदार ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं और वे हमारे स्थानीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न होते हैं। उनके बारे में किसी न किसी ढंग से हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको इतना कुछ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमें पता है सब कुछ। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में हमने कक्षा 10 की बुक पढ़ रखी है। अगर नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ लेना, लेकिन बुक पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है। और किसी भी बुक में अगर हम पढ़ें, जैसे गाइडें में बहुत सी छपी हैं, उन गाइडों को अगर हम पढ़ते हैं एक एक प्रश्न करके उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो भी टाइम लगता है। और परीक्षा अगर नज़दीक हो, सिर्फ हमें दोहराने की आवश्यकता हो, तो वे गाइडें कवर नहीं होती हैं, समय इतना नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों मैं हम सभी की सुविधा के लिए, आप सभी की सुविधा के लिए ये वीडियो इस प्रकार से पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि एक एक प्रश्न बहुत ही कम समय में आपके सामने पूरी राजस्थानी कला एवं संस्कृति है वो पुनः स्मृति में आ जाए, यदि वो कहीं हम भूल चुके हैं तो। वैसे तो आप नहीं भूलें, लेकिन फिर भी एक बार दोहरान करना हमारे लिए आवश्यक है। तो जो विद्यार्थी पहले से पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि सिर्फ दोहरान से, ये कुछ मिनटों का दोहरान है, इसमें पूरी की पूरी राजस्थानी कला एवं संस्कृति हम हमारी आंखों के सामने से गुजार देंगे। तो आप निसंकोच होकर ये पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पूरी की पूरी राजस्थानी कला एवं संस्कृति हमारे स्मृतियों में पुनः प्रस्फुटित हो जाएगी, ऐसा मेरा सिर्फ मानना ही नहीं दोस्तों, पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार चैप्टर की। ये शुरू में देखिए लिखा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित PYQ। PYQ ये क्या होता है, जो नवीन विद्यार्थी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। P से प्री, Y से ईयर, Q से क्वेश्चन, यानी हाल फिलहाल की जो पीछे परीक्षाएं हो चुकी हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हमने यहाँ समाहित किया है। और एक एक प्रश्न बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। जैसे शिशुपाल वधम, समय नहीं लूँगा ज़्यादा क्योंकि समय हमारे पास है भी नहीं। शिशुपाल वधम किसके द्वारा रचित है? माघ द्वारा। राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? 17वीं सदी। हवेलियों और उनसे संबंधित जिलों के बारे में प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो नथमल की हवेली कौन से जिले में है? जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में। पशुओं की हवेली जैसलमेर में। बछावतों व रामपुरिया की हवेली बीकानेर में। भक्तों की हवेली व पोदार की हवेलियाँ झुंझुनू में। लालचंद गोयनका व ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में। माल जी का कमरा चूरू में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, लेकिन ये प्रश्न पढ़ते हुए हम पूरी की पूरी राजस्थानी कला एवं संस्कृति है वो हमारी नज़रों के सामने से गुजार देंगे। आगे देखिए, पोखरण की हवेली जोधपुर में। नाटाणियों की हवेली जयपुर में। दीवान साहब की हवेली झालावाड़ में। झालाजी की हवेली कोटा में। सुनहरी कोठी टोंक में। बागौर की हवेली उदयपुर में। बादशाह की हवेली अजमेर में। ये हवेलियाँ मैंने लिखी हैं, ये सारी की सारी दोस्तों किसी ना किसी परीक्षा में पूछी गई हवेलियाँ हैं। अतिरिक्त मैंने कुछ भी मैटर यहाँ आपके सामने पेश नहीं किया है, सारी की सारी ये हवेलियाँ ये पूछी गई हैं।
साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग हैं? गिंदड़ नृत्य की। गिंदड़ नृत्य की प्रमुख स्वांग है। 2010 में, आगे देखिए, 2010 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल नृत्य कौन सा है? कालबेलिया। दोस्तों ये पूछ लिया कि 2010 में शामिल नृत्य कौन सा? कालबेलिया। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकते हैं, कालबेलिया नृत्य को कब यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया? तब उत्तर क्या आएगा? 2010। ये भी पूछा गया, यानी ये लाइन है, इसमें 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं और 2-3 प्रश्न किस प्रकार से? ये तो कालबेलिया, एक 2010 वाला, और ये कौन सी सूची में? यूनेस्को की धरोहर सूची में। 3 प्रश्न इस लाइन में समाहित हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। आगे देखिए, वाद्य की श्रेणी और वाद्य यंत्र होते हैं ना, उनकी श्रेणियां। अवनद वाद्य, उसमें कौन कौन से वाद्य आते हैं? मांदल, माठ, ढोल, पखावज जिसे मृदंग भी कहते हैं, डेरू, ढोलक, खंजरी, नौबत, ताशा, ये सारे के सारे अवनद वाद्य हैं, यानी थाप से बजते हैं। दूसरा है घनवाद्य, यानी धातुओं के टकराव से कौन कौन से वाद्य बजाए जाते हैं? मंजीरा, झांझ, मंजीरा का ये बड़ा रूप है क्या? झांझ। तो ये हैं घनवाद्य। इसके अतिरिक्त खड़ताल, रमझोल, आंकल, रमझोल, खड़ताल, मंजीरा, झांझ, ये सारे के सारे घनवाद्य हैं। और घनवाद्य क्या होते हैं? जो धातुओं को टकरा कर बजाए जाते हैं। तत्वाद्य, यानी तार वाले, तार पर प्रहार किया जाता है, जैसे रावणहत्था, जंतर, कमायचा, तंदूरा, इकतारा, वीणा, तंदूरा, दोबारा आ गया ये, बपंग, दुकाको, सुरमंडल, सारंगी। एक एक के बारे में मैं काफ़ी विस्तार से बता चुका हूँ, अपना एक अलग वीडियो उसमें बहुत ही शानदार ढंग से। लेकिन हमें व्याख्या ज़्यादा नहीं समझने, सिर्फ प्रश्न है, इनका वापस आना स्वाभाविक है। तो ये सीधे प्रश्न पुटअप किया हमने। सुशिर वाद्य कौन से होते हैं? जो फूंक मार कर बजाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? सतारा, ये ध्यान रखना दोस्तों, सतारा तार इसमें है, लेकिन ये तत्वाद्य नहीं है, सुशिर वाद्य, मुँह से फूंक मारी जाती है इसमें। मस्क, बांसुरी, अलगोजा जो कि बांसुरी जैसा ही होता है, टोटो और बांकिया, ये सुशिर वाद्य हैं। अब आते हैं हम दुर्गों की तरफ। दुर्ग, शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। 9 प्रकार के दुर्ग कौन सी नीति के अनुसार बताए गए हैं? शुक्र नीति के अनुसार। एरण दुर्ग कौन से होते हैं? यानी खाई, कांटों व पत्थरों से घिरा हुआ दुर्ग होता है, उसको एरण दुर्ग बोलते हैं, जैसे रणथंभौर। पारिक दुर्ग कौन से होते हैं? गहरी खाई से घिरा हुआ दुर्ग, जैसे कि भरतपुर और डीग का किला। धान्य दुर्ग या दानव दुर्ग होते हैं जो मरुस्थल से घिरे हुए होते हैं, जैसे कि जैसलमेर। ओदक दुर्ग, चारों ओर जल से घिरा हुआ दुर्ग ओदक दुर्ग होता है, जैसे गागरोन और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। पारिद दुर्ग, पारिद यानी ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से निर्मित बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ, जैसे उदाहरण देखते हैं तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और कुंभलगढ़ का दुर्ग। ये तो दुर्गों के प्रकार हो गए। अब देखिए जालोर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन? परमार राजा, धारावर्ष और मुंज, इन्होंने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। रणथंभौर दुर्ग 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा निर्मित है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसको चित्रांगद मौर्य द्वारा निर्मित किया गया और आधुनिक जो रूप दिखाई दे रहा है चित्तौड़गढ़ का, उसके निर्माता कुंभा, महाराणा कुंभा ने आधुनिक रूप दिया था इसको। बालाकिला दुर्ग, कई बार यह भी पूछा गया कि बालाकिला दुर्ग कौन से जिले में है? तो अलवर में। किसने बनवाया? कोकिल देव के पुत्र अलगुराय ने
इसका निर्माण करवाया। और हसन खान मेवाती थे, उनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया। बूंदी का किला, जिसको तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं, तारागढ़ दुर्ग दो है राजस्थान में, लेकिन जो बूंदी का किला है, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण देव सिंह आड़ा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग है, जिसको कुंभा द्वारा निर्मित करवाया गया। 1448 से लेकर 1458 ईस्वी के बीच लगभग 10 वर्ष का समय लगा था इसको बनाने में। और ये राजसमंद में है दोस्तों। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी, छतरियों से संबंध में भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी। ये रीट में पूछा गया था, जो कैंसिल हुई थी, रद्द हुई थी उस भर्ती में। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश मत कर देना। चावंड चित्रकला शैली का विकास कहाँ हुआ? मेवाड़ में। चावंड, जहाँ राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने, वहीं पर चावंड शैली का विकास शुरू हुआ था, वहीं स्थापना हुई थी। अंग और आभूषण, बहुत प्रश्न आभूषणों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये अंग और आभूषण देखिए, गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तुलसी, मटरमाला, ठुसी, हार, झालर, आलरो, कंठी, निबोरी, गलपटियो, बजट्टी, ये सारे के सारे गले के आभूषण हैं। नाक के आभूषण खिवण, फेणी, बुलाक, चोप, लूंग, नथनी। ठीक इसी प्रकार से दांत के आभूषण रखन, चूंफ, मेख, धांस, ये दांत के आभूषण है। कान के ओगणियाँ, टोंटी, झुमका, बाली। वैसे तो बहुत से आभूषण होते हैं, लेकिन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, हम सिर्फ उन्हीं को कवर कर रहे हैं। यहाँ देखिए, कान के आभूषण ओगणियाँ, टोंटी, झुमका, बाली, ये लिखे हैं, तो कोई एक प्रश्न नहीं है, ये 4-5 परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। और हमने सिर्फ इतनी दूर में इसको कवर कर लिया है, सिर्फ 4-5 शब्दों में, और ये 5 परीक्षाओं में लगातार पूछे गए प्रश्न है। सिर के आभूषण रखड़ी, गोफन, टिड्डी बड़को। पैर के आभूषण नेवरी, टणको, तेदड़, फोलरी, गोर। ठीक इसी प्रकार से कमर के आभूषण कनकाती, कंडोर, तगड़ी, जंजीर। हाथ के आभूषण बंगड़ी, गोखरू, कंकन, आरसी। ये हो गए आभूषण से संबंधित प्रश्न। अब देखिए मंदिरों से संबंधित। भंडदेवरा का मंदिर कहाँ है? बारा में। अन्य मंदिर तन्नोट माता का मंदिर जैसलमेर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भंडदेवरा का मंदिर बारा में है। तन्नोट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। चामुंडा माता, इनका मंदिर निमाज पाली में। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? पाली में। सूर्य मंदिर कहाँ है? आमेर, झालावाड़ और तलवाड़ा। तलवाड़ा और तिलवाड़ा दो हैं, तलवाड़ा बांसवाड़ा में और तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ये तलवाड़ा बांसवाड़ा वाला। बारह देवरा शिव मंदिर, ये कहाँ पर है? जहाजपुर में। जग मंदिर है पिछोला झील, जो कि उदयपुर में है। मचकुंड मंदिर धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। महिषासुर मर्दिनी का मंदिर टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। और निम्बो का नाथ, निम्बो का नाथ है, इस नाम से प्रश्न पूछा गया था। कहाँ पर है ये? पाली में। निम्बो का नाथ मंदिर पाली में। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का नाम किसने नहीं सुना होगा? सभी के प्रिय गोविंद गुरु। उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में हुआ था। भीलों के आंदोलन से संबंधित थे ये रीट में पूछा गया था, बंजारा परिवार से। मीराबाई के पति का नाम क्या था?
भोजराज। 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम में रतन सिंह राठौड़ के यहाँ इनका जन्म हुआ। और राव दूधा जी की ये पौत्री थी, कौन? मीराबाई। राजस्थान की राधा कहते हैं इनको। और अंतिम समय में ये कहाँ रही थी? द्वारिका, गुजरात में अपना अंतिम समय बिताया। किन्होंने? मीराबाई ने। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इनसे संबंधित भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कौन कौन से? रुक्मिणी मंगल, टिक्का राग गोविंद, नरसिंह मेहता की हुंडी आदि मुख्य हैं। गोगा जी की ओल्डी ये कहाँ पर है? सांचौर में, जो कि जालौर जिले में। सांचौर जिला भी बन गया था, लेकिन अब सांचौर जिला नहीं रहा है। 41 जिले होने पर ये सांचौर जिला नहीं रहा, पुनः जालौर में आ चुका है। पहले 50 जिले हुए थे, तब गहलोत सरकार ने सांचौर जिला बना दिया था, लेकिन अब नहीं है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर में है, जो कि जालौर में है। ददरेवा गोगामेड़ी में तुलना गोगा जी से संबंधित। ददरेवा मंदिर कहाँ पर है? ये चूरू जिले में है। ये देखिए लिखने में थोड़ा सा गोगामेड़ी और ददरेवा से संबंधित। ददरेवा चूरू जिले में है और गोगामेड़ी ये तुलना है दोनों की। यहाँ बीच में मैं लाइन खींच रहा हूँ ऐसे, इस प्रकार से पढ़ना है इसको। एक तरफ तो ददरेवा से संबंधित ये बाएं पक्ष वाला ददरेवा चूरू जिले में है और शीर्षमेड़ी है यहाँ पर, जबकि गोगामेड़ी है ये हनुमानगढ़ जिले में है और यहाँ पर धुरमेड़ी है और गोगा जी की समाधि भी यहीं पर है। ये गोगा जी से संबंधित तुलना की गई है दोनों की। प्रश्न जब आते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कन्फ्यूज हो जाता है, तो यहाँ कन्फ्यूज मत रखना, क्योंकि ददरेवा चूरू जिले में है जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था और शीर्षमेड़ी भी यहीं पर है। शीर्षमेड़ी का मतलब है कि जब लड़ाई चल रही थी तब गोगा जी और उनके दुश्मन लड़ते हुए एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, तब गोगा जी का सर शरीर से अलग हो गया। गोगा जी का सर कट गया, गर्दन काट दी गई, तो गोगा जी का सिर वहीं पर ददरेवा में गिर गया, वहीं पर पड़ गया। इसलिए वहाँ जो गोगा जी का सिर है उस पर मंदिर बना दिया, मेड़ी बना दी, उसको बोलते हैं शीर्ष मेड़ी, यानी शीर्ष है ये। जबकि गोगा जी का शेष शरीर यानी धड़ है, ये लड़ती हुई आगे बढ़ती गई, सर नहीं था, सिर्फ धड़ ये लड़ रही थी। धड़ से गोगा जी लड़ते हुए आगे जा रहे थे। चलते चलते ये धुरमेड़ी है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, मुनसरी के पास है, गोगामेड़ी गांव है, वहाँ जाकर गिरी। जहाँ ये धड़ गिरी है, गोगा जी का शरीर जहाँ गिरा वो तो है धुरमेड़ी, और वहीं पर इसकी समाधि है। जबकि सिर पहले गिर चुका था और वो चूरू जिले में ददरेवा गांव में गिरा था। इसलिए ये दो मेड़ियाँ हैं। गोगा जी का बड़ा मेला इस धुरमेड़ी में लगता है, तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में, जबकि शीर्ष मेड़ी ये कहाँ पर है? चूरू जिले में है। निर्गुण और उम्मीद करता हूँ गोगा जी से संबंधित ये सारी कहानी आप समझ गए होंगे, शीर्ष मेड़ी और धुरमेड़ी से संबंधित। निर्गुण और सगुण भक्ति के प्रचारक कौन कौन थे? निर्गुण भक्ति के संत तो थे नानक, कबीर, दादू, रेवादास, धन्ना जाट। और सगुण भक्ति के मीराबाई, माननाथ जी, वल्लभाचार्य जी, ये सगुण भक्ति के थे। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष स्थान व प्राचीन वस्तु, यानी जो विरासत है उनका संरक्षण करने के लिए स्मारक बनाए गए हैं, पुरावशेष स्थान बनाए गए हैं, प्राचीन वस्तुएं वहाँ संग्रहित की गई हैं। इनके बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये अधिनियम कब बना था? राजस्थान में लागू हुआ 1961 में। राजस्थान में ये एक्ट, पुरावशेष संबंधी एक्ट है, ये 1961 में लागू हुआ। दोबारा देखिए इसको, विरासत के संरक्षण हेतु अधिनियम बना, स्मारक, पुरावशेष स्थान व प्राचीन वस्तु अधिनियम, ये इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु संरक्षण अधिनियम कब बना? राजस्थान में लागू हुआ 1961 में बना। राजस्थान के 5 पीरों में
अगर ट्रिक हम ज्ञात करें तो गोपाराम है, गोपाराम है, या गोपा मेहरा, ऐसे भी लिख सकते हैं, गोपा मेहरा, गोपाराम है या गोपा मेहरा, कैसे भी लिख दो। गो से गोगा जी, या ना गो से गोगा जी, पा से पबू जी, मे से मिया जी, है से अड़बू जी, और रा से रामदेव जी। गोपा मेहरा 5 हो गए। ये 5 पीर बहुत ही शानदार ट्रिक है। गोपा मेहरा याद कर लो या फिर गोपाराम है, कैसे भी याद कर लो, लेकिन 5 पीरों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इनके बारे में याद रखना कौन कौन से हैं। संत दादू जी की मृत्यु कहाँ हुई? नारायणा में। लेकिन प्रश्न कैसे पूछा गया था कि संत दादू जी की समाधि कहाँ है? तो समाधि नज़दीक एक पहाड़ी है, नारायणा या नरेना, इसके पास में दादू खोल पहाड़ी है एक, वहाँ पर इसकी समाधि लगाई गई थी। तो वो नज़दीक का स्थान भी कई बार पूछ सकते हैं। संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ? पिपासर में, लोहागढ़। भरतपुर का किला जिस पर रणजीत सिंह द्वारा जसवंतराव होलकर को शरण देने के कारण अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में 5 बार चढ़ाई की, किंतु असफल रहा। कौन से दुर्ग पर? लोहागढ़ दुर्ग पर। लोहागढ़ दुर्ग है, वहाँ राजा रणजीत सिंह ने किसकी सहायता की थी? जसवंतराव होलकर की, उसको शरण दी थी। और अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया, लेकिन 5वां बार वो यहाँ से लोहागढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाया। जाट राजा सूरजमल द्वारा 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। कब? 1733 ईस्वी में। राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। दूतई, गद्दर, डगला, कान्नो, मिर्जाई। मिर्जाई ये संबंधित हैं, यानी किन के नाम है ये? अंगरखी के। किसके? अंगरखी के। सिरपेज क्या है? सिरपेज पगड़ी का एक आभूषण है। राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा में। पब्बू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? कोलुमंड। कहाँ? कोलुमंड। शिशु रक्षक लोकदेवी कौन सी है? महामाया। रामदेव जी के माता पिता कौन थे? मेणादेव और अजमल जी। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल, भाई का नाम बीरमदेव, और बहनें लाछा सूना। धर्म की बहन भी थी एक डालीबाई। कहते हैं कि रामदेव जी की समाधि हुई थी, उससे ठीक पहले डालीबाई की समाधि लगी थी। युवती के सौंदर्य का वर्णन करने वाला राजस्थानी गीत कौन सा है? मुमल, जो कि जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर में गाया जाता है मुमल। मीरा का बचपन का नाम क्या था? पेमल। खेजड़ली में बलिदान दिया किसने? अमृता देवी ने। 363 स्त्री पुरुषों के साथ है बलिदान दिया अमृता देवी बिश्नोई ने। कौन से गांव में? खेजड़ली गांव, जो कि जोधपुर में है, वहाँ पुरुष स्त्री पुरुष शहीद हुए थे 363। शासक कौन था उस समय? अभय सिंह। 1994 से अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत की गई है और खेजड़ली दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को इसी गांव में। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदे। गोगा जी की पत्नी का नाम बहुत बार पूछा है, केलमदे था। हालांकि एक नाम और भी आता है, लेकिन पेपरों के हिसाब से केलमदे नाम याद रखना। बाबू जी की पत्नी का नाम फुल्लमदे। विष्णु के अवतार देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? पिप्पल दे। और तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे। इस प्रकार से दोस्तों हमने काफ़ी कम समय में, यानी मात्र 24-25 मिनट में, ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित है लगभग ये 150 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। तो आप अगर परीक्षा देने जा रहे हैं उसके ठीक पहले, चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे यात्रा कर रहे हो, या परीक्षा नहीं दे रहे हो, तो भी अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए इसको लगभग 2 बार ज़रूर पढ़ना, और 2 बार पढ़ते ही आपकी स्मृतियाँ पुनः संजीव हो जाएंगे और
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।